हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। अपने पास में जो आज है वो है कक्षा 10 का अर्धवार्षिक का जो आपका पेपर हुआ है 2021 एंड 22 ईयर्स का जो अपने पास में है इस सेशंस का। देखिए मैथ्स का जो पेपर आपका फर्स्ट क्वेश्चंस दिया है अपने फर्स्ट टू लेकर 8 तक इसको कंप्लीट करें यहाँ पे, ठीक है। 1 टू लेके 8 तक अपने पास में जो है इनको जो कि ऑप्शनली क्वेश्चंस गिवन है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास में गिवन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और ऑप्शन में क्या गिवन है 5, 1, 3 एंड 2। तो देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इसके लिए आपको अभाज्य संख्याएं जो है उनका क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या होती क्या है, उनको यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या यानी p कोई एक संख्या है उसको अपने अभाज्य संख्या कह सकते हैं। कब कहेंगे, यदि अपने पास में जो p है वो एक तो होता है 1 और एक p इन दो नंबर के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड न हो, यानी कि p किससे भाज्य हो, p भाज्य हो सिर्फ किससे, सिर्फ और सिर्फ 1 या फिर p से। यानी कि अपने पास में यदि कोई एक नंबर अभाज्य संख्या होगी तो वह संख्या उस संख्या स्वयं यानी कि p से और एक के अलावा किसी से भी भाज्य नहीं होगी, तब वह संख्या क्या कहलाएगी, अपने पास में अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। ये अभाज्य संख्या की परिभाषा होगी। यानी कि p के जब अपने पास में यदि अभाज्य संख्या होगी और इस p के क्या करना चाहेंगे, अपने गुणनखंड करना चाहेंगे, तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड अपने पास में या तो एक मिलेगा या फिर p मिलेगा। इन दो गुणनखंड के अलावा अपने को कोई भी गुणनखंड इसका नहीं मिलेगा, तब ये संख्या p क्या कहलाएगी, अपने पास में अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो अभाज्य संख्या देख लीजिए अपने पास में प्राइम नंबर इससे लिखते हैं। अभाज्य संख्या को किसे दर्शाते हैं, प्राइम नंबर। जैसे कि मैं यहाँ पे p से लिख देता हूँ इसको। तो सबसे छोटी अपने पास में जो अभाज्य संख्या स्टार्टिंग की जो है ना वो होती है 2। कौन है, 2। और 2 एकमात्र ऐसी अपने पास में अभाज्य संख्या है जो कि क्या है, सम भी है। ये क्या है, एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य होने के साथ में सम भी है। बाकी जो अभाज्य संख्याएं होगी वो सभी आपके पास में कौन सी होगी, विषम संख्याएं होगी। 2 के बाद में अपने पास में अभाज्य संख्या होगी 3, क्योंकि 3 में सिर्फ 3 का भाग जाएगा या फिर 1 का जाएगा। उसके बाद में है 5, 5 में या 5 का भाग जाएगा या फिर 1 का। 4 क्यों नहीं, क्योंकि 4 में 4 का भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है, लेकिन 4 में 2 का भी जा रहा है। इसका मतलब इसके एक और उस संख्या 4 के अलावा और भी गुणनखंड है, कौन है, 2 भी तो है। इस कारण 4 यहाँ पर अभाज्य नहीं होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपने पास में 2, उसके बाद में 3, फिर 5, इस तरीके से नेक्स्ट में अपने पास मिलेंगी तो 7 हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे देखते हुए फिर देखोगे आप तो 8 होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि 2 और 4 से विभाजित हो रही है। 9 देखोगे तो 9 में तो 9 और 1 के अलावा 3 का भी भाग जा रहा है, इसका मतलब वह भी नहीं होगी। नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी, 11, फिर 13 हो जाएगी, फिर 17 होगी अपने पास में, जैसे कि 19 है, जैसे कि 23 है, और अपने पास में 23 के बाद में 29 है, क्योंकि 27, 25, 26 जो सभी है ना वो सभी में किसी में 2 का, किसी में 5 का, किसी में 3 का, इस तरीके से भाग जाएगा, वहाँ पे जाएगा ना। तो जो संख्या सिर्फ एक और उस संख्या स्वयं के अलावा किसी से यदि विभाजित हो जाएगी तो वो फिर अभाज्य नहीं रहेगी। और अभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका एक और p यानी उस संख्या स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे 31 हो जाएगी। और नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी अपने पास में, जैसे कि 30, अब 31 के बाद में अपने पास में 37 होगी, 37 के बाद में अपने पास में 41 जैसे है, 41 होगी, और अपने पास में लाइक 43 है और 47 है। इस तरीके से आप नेक्स्ट टू अपने पास में अपने पास में जो भी नंबर होगी वो लिख पाएंगे। क्वेश्चन जो था अपने पास में वो था सबसे छोटी अभाज्य संख्या का। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपने पास में इन ऑप्शंस में कौन हो जाएगी, 5 सबसे छोटी नहीं है, 1 अभाज्य संख्या में काउंट होती नहीं है, 3 अभाज्य संख्या में थी लेकिन सबसे छोटी नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है जो वो क्या है, बिल्कुल सही है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या यहाँ पर देखिए, अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, एक अपने पास में फर्स्ट में दी गई है √2, फिर क्या है √3, फिर क्या है √4, फिर क्या दे रखी है √5। तो अब इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है ये पूछा है। तो चलिए समझते हैं अपने पास में इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है। तो देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जो संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय बन जाएगी। तो अपरिमेय संख्या, और अपने पास में सभी नंबर्स जो दे रखी है वो स्क्वायर रूट में है ना। तो यहाँ पे देखिए अपरिमेय अब संख्या अपने पास में लिखने का यहाँ पे सिंपल मेथड क्या हुआ, जब भी आपको इस तरीके से वर्गमूल के चिन्ह में और कौन सी संख्या मिल जाए, अभाज्य संख्या मिल जाए, अभाज्य संख्या,
यदि आपको स्क्वायर रूट में अभाज्य संख्या मिल जाएगी तो फिर वो संख्या कैसी बन जाएगी, अपरिमेय संख्या। और अभाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे। तो इस तरीके से पहले से रिलेटेड ही दूसरा क्वेश्चन है, यानी अभाज्य संख्या यदि वर्गमूल में होगी तो वो अपने पास में कौन सी नंबर बन जाएगी, हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहेगी। तो चलिए अपने पास में इसको चेक करते हैं, इसमें क्या दे रखा है। ऑप्शन 2 में जो दिया गया वो है कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। तो पहले देखिए ये है √2, रूट में 2, इसका मतलब क्या हुआ, रूट में क्या लिख रखा है 2, रूट में 2 है तो 2 अपने पास में अभाज्य है, अभाज्य इसका मतलब, और उसके रूट में भी है, तो यानी कि क्या बन गई फिर अपने पास में अपरिमेय संख्या है ये। तो रूट में 3 देखोगे आप, √3, इसमें भी देखिए रूट में अपने पास में 3 जो है वो अभाज्य संख्या है, और इसका स्क्वायर रूट, इसका मतलब ये भी क्या है, अपरिमेय है। रूट में अपने पास में यदि डी ऑप्शन को देखोगे उसमें √5 है तो 5 भी अभाज्य संख्या है और उसका स्क्वायर रूट है, इसका मतलब ये भी अपरिमेय है। लेकिन जब आप √4 को देखोगे तो 4 अपने पास में अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है, क्योंकि 4 में तो 4 और 1 के अलावा 2 का भी भाग जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या अपने पास में अपरिमेय नहीं है। क्योंकि जब आप √4 को सोल्व करते हो ना तो 4 को अपने लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और जब स्क्वायर रूट में अपने पास में 2 राशियों का और युग्म अपने पास में यदि हो तो उनमें से एक बाहर हो जाती है, यानी इसका आंसर अपने पास में 2 मिल जाता है। तो ये तो क्या है, अपरिमेय नहीं है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट होगा, √4 ये अपने पास में अपरिमेय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद किसके ax² + bx + c के शून्याक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका कंसेप्ट देखते हैं। तो इसके लिए देखिए अपने पास में क्या गिवन था कि ax² प्लस में bx प्लस में c टाइप का अपने पास में क्या हो, कोई एक बीजीय अपने पास में व्यंजक है, ax² द्विघातीय बहुपद है। तो ax² प्लस bx और प्लस c टाइप का यदि अपने पास में कोई एक बीजीय व्यंजक है, जैसे कि मैं इसको पॉलिनोमियल ऑफ x से डिनोट कर देता हूँ, p ऑफ x ax² प्लस bx प्लस c से कर दिया ना। तो यहाँ पे समझिए कि जब अपने पास में इस द्विघातीय अपने पास में जो बहुपद है इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में इसके लिए शून्याक जो मिलेंगे वो कितने शून्याक मिलेंगे, 2 शून्याक मिलेंगे। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। द्विघातीय बहुपद की हमेशा कितने शून्याक मिलेंगे, 2 शून्याक। तो इसके लिए मैं उसके शून्याक मान लेता हूँ अल्फा और बीटा है। आपको ये रिमेंबर करना है बिल्कुल कि ax² प्लस bx और प्लस का c है, यहाँ पे चिन्ह भी याद रखने हैं। इस टाइप का यदि हो और उसके शून्याक यदि अल्फा व बीटा है तो अपने उन शून्याकों का योग कर सकते हैं। योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं। ये कैसे आएगा, इसका सूत्र है कि माइनस का चिन्ह लगाना है और किसका गुणाक, एक्स का गुणाक। किसका गुणाक देखना है आपको, एक्स का गुणाक। यदि एक्स का गुणाक वहाँ पे एक्स वाला पद ही नहीं है तो गुणाक क्या बन जाएगा, उसका 0 बना जाएगा। ओके, तो माइनस ऑफ एक्स का गुणाक और बटे में क्या हो जाएगा, x² का गुणाक। बटे में क्या बनेगा, x² का गुणाक। तो यहाँ पे यदि वैल्यू रख दिए तो ये देखिए माइनस और x का गुणाक। x के गुणाक का मतलब है कि x के गुणा में कौन है, तो कौन है यहाँ पे, प्लस का भी है, यहाँ पे सीधा b आ जाएगा, यानी माइनस का b हो गया। अपॉन में x² का गुणाक, तो x² के गुणाक में गुणा में कौन है, a है, तो अपॉन में कौन हो गया a। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यदि पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का b बटा a। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा भी अपने ज्ञात कर सकते हैं, यानी इन दोनों शून्यकों का गुणा कर सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या बनेगा अपने पास में, ये होता है अपने पास में अचर पद, जो भी अचर पद है वो, और बटा में कौन है, x² का गुणाक। अचर पद बटे x² का गुणाक, ये सूत्र होता है अपने पास में। तो अचर पद यहाँ पे कौन है, अचर पद वह है जिसके साथ में कोई भी चर राशि न हो। तो प्लस का c देखिए अचर पद नहीं है क्या, तो यहाँ पे सीधा का सीधा ही रखना है ये c, और बटा में x² का गुणाक अपने पास में a है ही। तो जब आपको शून्याकों का गुणा पूछे तो क्या हो जाएगा सूत्र, c बटा a, और यदि योग पूछे तो क्या बन जाएगा, माइनस का b बटा a। तो यहाँ पे ऑप्शन को चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा का मान पूछा था ना, अल्फा प्लस बीटा का, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, माइनस का b बटा a है ना। तो यहाँ पे ये राइट है, माना जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि 2x प्लस में y बराबर में 6 तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा होगा। क्या दे रखा है, 2x प्लस y और बराबर में 6 है, इसको संतुष्ट करने वाला, यानी पहला ऑप्शन यदि मैं देखता हूँ क्या दे रखा है, 1,2। पहला मान किसका होता है, x का, दूसरा किसका है, y का। आप इस समीकरण में रख के देखिए, x की जगह 1 और y की जगह 2, x की जगह 1 रखूँगा तो 2 गुना 1 प्लस y की जगह मैंने 2 रखा, कितना आया है, बराबर में 6 क्यों होना चाहिए, तो 2 एकम 2 और प्लस में 2 बराबर में 6 क्यों होना चाहिए। ये क्या हुआ, 4 बराबर 6 होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही होगा क्या, नहीं होगा। तो चलिए इस तरीके से अपने नेक्स्ट को चेक करते हैं। दूसरे में क्या दे रखा है अपने को, दूसरे में ये दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 जो है 2,2, क्या दे रखा है 2,2। एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 2 रखिए, देखिए यहाँ पे 2 गुना 2 हो जाएगा, प्लस में वाई की जगह 2 रखा, बराबर ये 6 के आना चाहिए, 2 2 4 प्लस में
2 बराबर कितना होना चाहिए 6, 4 में 2 जोड़ते कितना आता है 6, बराबर किसके दे रखा है 6 की, यानी 6 बराबर 6 आ रहा है ना। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ये इसी मेथड से ही चेक करना है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो वो कंप्लीट है हुआ। अब समझिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास में गिवन है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक a हो और दहाई का अंक b हो तो वह संख्या क्या होगी। इकाई का अंक अपने पास में कितना दे रखा है, इकाई का अंक अपने पास में a हो और दहाई का अंक अपने पास में कितना हो b। तो इसको यदि अपने पास में संख्या बनानी है तो फ्रेंड्स वेरी सिंपल है। कैसे, इकाई का अंक जो भी है वो आपको सेम का सेम रखना है, उसको तो 1 से गुणा करानी होती है। इकाई का अंक जो भी होता है उसको किससे गुणा करानी है 1 से। और दाई का अंक जो दे रखा है अपने पास में b, इसको किससे गुणा करानी होती है 10 से। दाई के साथ में कितना होते हैं, दाई में 10 होते हैं ना, 10 से। और संख्या बनाने के लिए इन दोनों को अपने जोड़ देंगे तो ये अपने पास में संख्या इसकी बन जाएगी। क्या बन गया ये 10b होगा और प्लस में a को 1 से करेंगे तो a। तो देख लीजिए 10b प्लस में a कौन से में है, पहले वाला आप चेक करोगे तो इसमें तो 10a प्लस b है जो कि गलत है, दूसरे में ab है, तीसरे में देखिए a प्लस 10b, तो ये क्या है प्लस का a और प्लस का 10b तो है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट है आपका। कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है कि यदि P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो P इस AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। कैसे, ये मैंने A बिंदु ले लिया कोई और ये मैंने कोई B बिंदु ले लिया, इन दोनों को मैं जब मिला देता हूँ, मैंने मिला दिया, मिलाने के बाद में इसके बिल्कुल मध्य में यानी कि बिल्कुल बीच में कोई बिंदु C है तो वो इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो मध्य में होने का मतलब जितना मान इस साइड में है उतना ही मान इस साइड में, क्योंकि A से लेकर C तक की दूरी है B से लेकर C तक की दूरी के बिल्कुल बराबर है। बराबर है तो जितना एक भाग यदि इसका लेंगे तो इसके संगत एक भाग इसका आएगा, दो भाग इसका लेंगे तो इसके संगत दो भाग इसका आएगा। यानी अनुपात के लिए तो अपने न्यूनतम चाहिए तो 1:1 अपने पास में न्यूनतम मान हो जाएगा। कैसे, यदि ये 2:2 मानेंगे अपने तो ये भी 2 का 2 भाग जा रहा है तो लास्ट में क्या रहेगा 1:1 ही तो रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो कौन सा हो जाएगा सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। यानी जब बिल्कुल मिड पॉइंट है अपने पास में तो उसका ऑप्शन नंबर है अपने पास में सी के हिसाब से 1:1 में हो जाएगा। ओके, आप देखिए नेक्स्ट में अपने पास में कौन सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, वर्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। वर्त के अंदर होना चाहिए तो ये कोई जब आप वर्त लोगे और इसके अंदर मैंने ये कोई बिंदु मान लिया, वर्त पर क्या बनानी है स्पर्श रेखा। अपन पहले से ही जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो होती है ना वो वर्त को बाह्यतः स्पर्श करती है तब वो स्पर्श रेखा मानी जाती है। जब वर्त के अंदर कोई बिंदु होगा, इस बिंदु से गुजरने वाली मैं कोई एक रेखा बनाऊंगा, इस तरीके से मैंने कोई एक रेखा बना दी तो बताइए क्या ये वर्त को बाह्य स्पर्श कर रही है या फिर वर्त को दो भागों में बांट रही है। ये तो देखिए इस वर्त को दो भागों में बांट रही है, प्रतिच्छेदी रेखा है इसकी ये कौन सी है, इस वर्त को बांटने वाली या काटने वाली प्रतिच्छेदी रेखा है, न कोई स्पर्श रेखा है। इसका मतलब अपने पास में अंदर जब बिंदु होगा तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं बना सकते। तो आपको इसका ऑप्शन क्या मिलेगा कि वर्त के अंदर किसी स्थित किसी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, तो 0 होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य क्या होगा। बहुलक मूल्य यानी कि जो बहुत बार आया हो। बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, जो कि दिए गए आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आए। तो मध्यवर्ती मूल्य, न्यूनतम बारंबारता मूल्य, सर्वाधिक बारंबारता मूल्य, सीमांत मूल्य कौन सा हो जाएगा। आपने आसानी से देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें क्या लिख रखा है, सर्वाधिक यानी सबसे अधिक, बारंबारता यानी बार बार आने वाला मूल्य, तो सबसे अधिक बार आने वाला मूल्य यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इनको आसानी से सोल्व कर पाओगे। आई होप कि आपको ये 8 क्वेश्चन आसानी से समझ में कंप्लीट आए होंगे। ओके, थैंक यू।